साथियों नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या अवधारणा है और क्या इसका महत्व है, इन सभी बातों पर आज हम लोग विचार करेंगे। विश्व की प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व के भाषाओं में केंद्रीय रूप से स्थान रखने वाली भाषा संस्कृत से भारतवर्ष ने जो भी प्रगति किया है उससे हमारा अनभिज्ञ होना दुखद सत्य है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में असफल रही है। यह केवल दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र तक ही सीमित दिखलाई पड़ती है, जबकि सच यह है कि जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में, चाहे वह विद्यार्जन हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, कला हो या फिर विज्ञान हो, भारत की मनीषा ने अपार महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है और अपरा विद्या पर भी अनगिनत ग्रंथों की रचना की है। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में सभ्यता घुटनों के बल चल रही थी, तब हम तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के रूप में ज्ञान प्राप्ति के महान संस्थान खड़ा कर रहे थे। इस बृहद, विस्तृत और गौरवशाली विरासत के बावजूद आज प्रश्न है, कहाँ खो गई हमारी यह ज्ञान की सुनहरी परंपरा? कहाँ हो गई चूक? आखिर क्या था शिक्षा और ज्ञान का वह तंत्र, अर्थात गुरुकुल व्यवस्था, जिसने हमें जगत गुरु के पद पर बनाए रखा था? हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता देने वाला देश है भारत। एक समय भारत समृद्ध था, संपन्न था, श्रेष्ठ था, जगत गुरु पद पर आसीन था। कहते हैं इसके पीछे भारत की ज्ञान परंपरा मुख्य कारण थी। आज भारतीय ज्ञान परंपरा को सामान्य जीवन में, व्यवहार में लाने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा विद्वानों के मन में बदलाव लाने की जरूरत है। सत्ताधारियों को जागरूक करने की जरूरत है। उनके मनोभावों को में बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की जरूरत है। संस्कृत साहित्य, सभी विश्व भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत है। तभी लोगों में इसके प्रति इच्छा और निष्ठा बढ़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना धरातल पर परिलक्षित हो सकेगी। एक राष्ट्र रूपी भारत मजबूत हो सकेगा और देश की गंभीर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। भारत की सनातन ज्ञान परंपरा के कारण ही भारत को ज्ञान की भूमि कहते हैं। भारतीय ज्ञान को हम देव प्राप्ति का साधन मानते हैं और ज्ञान अर्जन को श्रेष्ठ कर्म स्वीकारते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में समाज की अवधारणा को धर्म पर आधारित माना गया है। महाभारत में भी कहा गया है, गृह्यते लोकः अनेन इति धर्मः, अर्थात समाज को धारण करने वाला ही धर्म है। विश्व की प्राचीनतम कही जाने वाली परंपरा अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व भाषाओं में केंद्र के रूप में अर्थात संस्कृत से भारतवर्ष ने जो भी प्रगति की है उससे हम अनभिज्ञ हैं। वर्तमान और भविष्य के लिए दुर्भाग्य है यह, परंतु यह सत्य है। हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में असफल रही है, और अगर रही भी तो केवल दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। कौन है हम से ज्ञान का प्रारंभ होता है। प्रश्न यह भी है, क्या जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? जो कुछ दृश्यमान है, जो कुछ यह चराचर जगत है, जो भी कुछ यह प्राकृतिक भौतिक हमारे समक्ष है, इसके भी ऊपर कुछ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आत्मज्ञान को ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ कसौटी माना गया है। यहाँ सदियों से ज्ञान के उपार्जन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं कौन हूँ और पूर्णता क्या है जैसे प्रश्नों के उत्तर में सहायक तत्व को ही हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान कहा। सांसारिक जीवन का ज्ञान भी तत्वबोध की उसी ज्ञान से प्रकाशित होता था। लोक और परलोक के ज्ञान का सुंदर सामंजस्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की धुरी थी।
बाद में औपनिवेशिक दौर में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम आज़ादी कितने साल बाद भी देखने को मिल जाता है। जरूरी हो गया है कि लंबे समय से चली आ रही शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया जाए, नई शिक्षा नीति का निर्माण हो, भारत के ज्ञान परंपरा पर चर्चा हो। भारत राष्ट्र का प्राचीन इतिहास, इसकी संस्कृति, गौरवशाली अतीत, हमारी धरोहर ज्ञान परंपरा के चिंतन और व्याख्यान का केंद्रीय विषय होना चाहिए। भारत की ज्ञान परंपरा किसे कहते हैं? भारत समृद्ध था, संपन्न था, श्रेष्ठ था, जगत गुरु के पद पर आसीन था, और इन सब के पीछे भारत की ज्ञान परंपरा कारण थी। हम कहते हैं कि भारत ज्ञान की भूमि है, तो इससे हमारा तात्पर्य यह है, ज्ञान को प्रमुखता देने वाला समाज जहां रहता है वैसा देश भारत है। भारत इस नाम का अर्थ ही है जहां के लोग ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में आनंद पाते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे समाज जहां रहते हैं उस समाज के देश का नाम भारत है। श्रीमद् भगवद गीता में सारे मैनेजमेंट का ज्ञान है। यह ग्रंथ जीवन का विज्ञान है। इसकी दृष्टि में व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की इच्छा में नहीं। और उसे गीता इसीलिए कहते हैं ताकि उसे गाया जा सके। आत्मज्ञान की प्राप्ति के क्रम में, श्रेष्ठ कौशल के क्रम में, परफेक्शन के क्रम में गाया जा सके। गीता में सर्वाधिक पवित्र चीज ज्ञान को ही माना गया है। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। आत्मज्ञान में ही परम शांति को बताया गया है। भारत ने महान ग्रंथों की रचना की। यहाँ के ऋषियों ने मानव जीवन में कर्म को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ की ज्ञान परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, विस्तृत आयाम है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वह सारा ज्ञान आज कहीं गायब हो गया है? आज के जमाने में सबसे जीवित भाषा कौन सा है? इसका उत्तर वैज्ञानिकों ने, खास तौर पर कंप्यूटर ने भी बताया है, संस्कृत सबसे अच्छी भाषा और साइंटिफिक भाषा, कंप्यूटर के लिए भी लायक भाषा। सभी वैज्ञानिक और हम सभी के लिए भी अगर देखें तो हमारे वेदों में जो हमेशा के लिए बंद है, इसलिए संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पूरा विश्व इसका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यह संस्कृत भाषा आज कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है, लेकिन हमने जीवन व्यवहार में जिस तरह पहले था उसे वहां से हटा दिया है। इस पूरे ज्ञान तंत्र का, ज्ञान प्रवाह का जो तंत्र था वह हमारे गुरुकुल थे, और गुरुकुल की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था थी जो लंबे समय तक समाप्त हो गई और आज नहीं के बराबर है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह भारत के अंतर मन से मेल नहीं खाती है। यह विरोधाभास से बना हुआ है। उन्होंने उसके आधार पर ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ जाने, अपने अपने हिसाब से जो ज्ञान की जो बेसिक बातें उन्होंने पढ़ा, जैसे विदुर नीति में लिखा है कि ये 6 बातें मनुष्य को सुखी बनाती है, जैसे धन, हमेशा निरोगी रहना, स्त्री का अनुकूल एवं प्रियवादिनी होना, आज्ञाकारी पुत्र, धन पैदा करने वाली विद्या, व्यक्ति के मानसिक और भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य की स्थापना आदि की गई थी। और तपोवन ब्रह्मचर्य आश्रम के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। इसको ब्रिटिश लोगों के द्वारा खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से यह सब नष्ट हो गया। गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया। भारतवर्ष ने पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के संरचनात्मक ढांचे की दृष्टि से प्रगति की है। अगर शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य को कुशल उत्पादक बनाना है, कुशल उपभोक्ता बनाना है, तो 70 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। लेकिन 1857 ईस्वी में पहली बार 4 विश्वविद्यालय खोले गए, 1885 में 5वां खोला गया। लेकिन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाने वाली थी, जो शिक्षा के विषय थे, उनका भारतीय समाज के साथ, भारतीय जीवन के साथ, भारत के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था।
विश्वविद्यालय में लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था, फिलॉसफी पढ़ाया जा रहा था, ना कि दर्शन। और भारतीय दर्शनों को इंडियन फिलॉसफी कहें तो इसको भी 1857 ईस्वी में विद्यालयों में कोई स्थान नहीं था। विद्यालय की शिक्षा के अंदर जब हम जाएं, एकेडमिक्स में जाएंगे तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाए जाते हैं। विशेषकर उच्च शिक्षा में कोई भी विषय लें, मनोविज्ञान ले लें, समाजशास्त्र ले लें, अर्थशास्त्र ले लें, कोई भी प्रतिष्ठित टेक्स्ट बुक अधिकांशतः विदेशी लेखकों के द्वारा लिखा गया है। वह किस भाव से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या तो भगवान ही जाने। इस प्रकार शिक्षा तंत्र में विदेशी लेखकों का ही वर्चस्व है। आश्चर्य तो यह है कि योग और आध्यात्म में भी विदेशी लेखकों का वर्चस्व है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन और दिमाग ब्रिटिश दासता से मुक्त नहीं हो पाया है। अभी भी चल रहा है दो माइंड सेट। हम अभी भी भ्रमित हैं। हमारा गुलाम मन अभी भी चल रहा है। ब्रिटिश सिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, यह सोचकर आगे बढ़ने वाले कुछ लोग अभी भी भारत में रहते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारा मन गुलाम बना हुआ है। लेकिन आज भी प्रश्न वही आकर खड़ा हो जाता है कि हम अपनी बेसिक मानसिकता से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और यही कारण है कि अपनी श्रेष्ठ धरोहर को भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं और भारत की ज्ञान परंपरा की महानता को देख नहीं पा रहे हैं। भारत अहिंसक राष्ट्र है। हमारे पूर्वजों ने अहिंसा को एक श्रेष्ठ मूल्य और योग को एक श्रेष्ठ दर्शन के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। महाभारत में परमात्मा श्री कृष्ण का ही उदाहरण आप देख लीजिए। जब युद्ध दरवाजे पर आ गया था उस समय भी उन्होंने अहिंसा के एक संदेश वाहक के रूप में दुर्योधन के सभा में गए और हिंसा अर्थात युद्ध ना करने की प्रार्थना की थी। शक्तिशाली ही हिंसा का प्रचार करते हैं, बात करते हैं। एक दूसरा प्रश्न एक यह भी विरोधाभास से भरा है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा और इसे एक सांस्कृतिक राष्ट्र भी कहा जा सकता है। यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि भारतवर्ष एक राष्ट्र था, राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। यह बात सच है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर भारत को एक प्रकार से विघटित करने की कोशिश की जाती रही है, विखंडन करने का प्रयास किया जाता रहा है। भारतवर्ष का इतिहास जहां से शुरू होता है तब से लेकर भारत एक महान राष्ट्र, एक समुद्र राष्ट्र, जो इस प्रकार कोटेशन या श्लोक वाक्य वेदों से मिलता है। यह जो पूरा विचार है भारतीय दर्शन है, भारत की संस्कृति है, भारत की ज्ञान परंपरा है। इसे भारत का जनमानस अपनाने को भी तैयार है। पूरा विश्व इसे मानने भी लगा है। प्रश्न है कि भारत में इन बातों अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा को हम अपने सामान्य जीवन में व्यवहार में कैसे लाएं। व्यवहार में लाना है तो हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उनके मन में बदलाव लाना पड़ेगा। सत्ताधारी हैं, नेता हैं, उनको भी बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षा पद्धति में तो बदलाव लाने की जरूरत है ही। हमारी भाषा मतलब केवल संस्कृत ही नहीं बल्कि सभी विश्व लैंग्वेज को आगे बढ़ना चाहिए और भारतीय ज्ञान परंपरा विरासत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर इसके आधार पर देश को संगठित करके बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर इसके प्रति लोगों के मन में इच्छा और निष्ठा की भावना पैदा होगा। भारत की ज्ञान परंपरा में यह मूल कल्पना सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात संसार के सभी लोग सुखी रहें, यह कल्पना सामने रखकर वेदों के ज्ञान को प्रेषित किया जाए। तप, स्वाध्याय व स्वप्राणिधान द्वारा चित्त की एकाग्रता की बात कही गई है। हमारी शिक्षा पद्धति भी यही रही है। हमारे पूरे भारत वांग्मय का निर्माण भी इस लक्ष्य को आगे रखकर हुआ है। इस प्रकार भारत की ज्ञान परंपरा की, उसकी गहरी जड़ों की, गुरुकुल की व्यवस्था पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। जिन विरोधाभासों की बात होती है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा,
यह कहने वाले लोग दरअसल भारत को विघटित करना चाहते हैं। भारत एक अहिंसक समाज था, लेकिन अहिंसा उसे शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है। यह दुखद है, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी आज हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी अभाव है। फिर भी भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इस ओर विचार करने वाले लोग सजग हैं और पूरी दुनिया भारत की ओर एक आशा की नजरों से देख रही है। वर्तमान कोरोना काल में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अवगाहन करना, इसकी यात्रा पथ को रेखांकित करना, विश्लेषण करना व इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता पर भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। साथियों, आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को जाना, जो आज भी प्रासंगिक है, विचारणीय है। साथियों, इसी के साथ नमस्कार।